अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, शदाब गर्ल्स कॉलेज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 25 ऑफ मैकेनिक्स। जी, तो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ हमने, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम मज़ीद कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स के मतलब कुछ डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। सो पेज नंबर 196 के ऊपर आज हम शुरू करेंगे कुछ एग्जांपल्स। जी, तो एग्जांपल्स हैं जी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के मतलब। तो आइए देखते हैं कि ये एग्जांपल किस तरह से हैं। कि इन एक्स वाई जी सिस्टम कोऑर्डिनेट सरफेसेस। जी, तो एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में सरफेसेस जो होंगी, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जब हम एक्स वाई जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं U1 U2 U3 में, तो U1 U2 और U3 में जब हम इसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, U1 अगर इक्वल होता है C1 के, C2 के U2 इक्वल C2 एंड U3 इज इक्वल टू C3। C1 C2 और C के ऊपर कुछ कंडीशंस थी कि वो अगर कांस्टेंट हो तो क्या होगा, अगर कांस्टेंट नहीं होंगे तो क्या होगा। तो उन्हीं से मतलब कि आज भी हम पढ़ेंगे C1 C2 और C3 के मतलब। तो आइए देखिएगा कि अगर x इक्वल होगा C1 के, C1 C2 और C3 जो आप कांस्टेंट यूज़ करेंगे, उसमें C1 अगर इक्वल होगा x के तो क्या होगा। तो आपके पास फिर जो गिवन प्लेन होगा वो पैरेलल होगा YZ प्लेन के। ये बात आपने याद रखनी है कि जब x इक्वल होगा C1 के, तो गिवन प्लेन जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, YZ प्लेन के। इसी तरह से जब y इक्वल होगा C2 के, तो प्लेन जो है वो फिर पैरेलल होगा XZ प्लेन के। ठीक हो गया। इसी तरह से जब z इक्वल होगा C3 के, तो गिवन प्लेन जो है वो फिर पैरेलल होगा XY प्लेन के। ठीक हो गया। तो ये बातें जो हैं वो आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट है जी, एग्जाम्पल है कुछ एक्स एक्सिस के मतलब। तो आइए देखिएगा कि इंटरसेक्शन ऑफ YZ प्लेन एंड XZ प्लेन। कौन कौन से दो प्लेन्स हैं, एक YZ प्लेन और एक XZ प्लेन इज एक्स एक्सिस। तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आपके पास हो YZ प्लेन और XZ प्लेन, तो इन दोनों प्लेन का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइनल में हमारे पास जो इंटरसेक्शन आएगा इन दोनों का वो क्या होगा, वो होगा Z एक्सिस। ठीक हो गया। उसके बाद है जी इंटरसेक्शन ऑफ x इज इक्वल टू C1 एंड y इज इक्वल टू C2 इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू Z एक्सिस। जी, तो दूसरी बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो है कि इंटरसेक्शन अगर जब हम लेंगे x इज इक्वल टू C1 का और y इज इक्वल टू C2 का, तो वो क्या होगी, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पैरेलल होगी Z एक्सिस के। जी, तो ये जो दो बातें अभी मैंने यहाँ पे बयान की, ये आप लोगों को जो है वो याद होनी चाहिए। ड्यूरिंग क्वेश्चन इनको हम काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल भी करेंगे। जी, तो नेक्स्ट आ रहा है यूनिट वेक्टर्स इन कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट कर्वीलीनियर सिस्टम। तो सबसे पहले तो आप लोग यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन को रिवाइज करें कि यूनिट वेक्टर
होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन रिवाइज करवाऊंगा कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है, 1। और ये लिखा किस तरह से जाता है कि यूनिट वेक्टर इक्वल है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। यानी सपोज करें कि ए आपके पास एक वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर किस तरह से लिखा जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये है जी बेसिक फार्मूला यूनिट वेक्टर का। तो आइए देखते हैं कि कर्वी लीनियर सिस्टम में यूनिट वेक्टर किस तरह से होता है। तो आइए देखते हैं, लेट आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के बी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी। जी, तो ये एक हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया पॉइंट पी के ऊपर। देन x इज इक्वल टू एक्स यू वन यू टू यू थ्री, वाई इज इक्वल टू यू वन यू टू यू थ्री, एंड z इज इक्वल टू z यू वन यू टू एंड यू थ्री। That can be written as r is equal to r u1 u2 and u3। जी, तो ये कुछ हमने सपोजिशन कर लिया है यहाँ पे कि x किसके इक्वल है, y किसके इक्वल है और z किसके इक्वल है। और इन सपोजिशन के बाद फिर हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर आता है वो किसके इक्वल है। तो उसके बाद आइए देखिएगा पेज नंबर 197 के ऊपर। So a tangent curve for u1 curve at P for which u2 and u3 are constant is curly r over curly u1, then unit vector in the direction of u1 is। जी, तो सबसे पहले अगर हम फाइंड करना चाहें यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ u1, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि x बाय z को हम किस में ट्रांसफार्म कर रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है u1 u2 एंड u3। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हम फाइंड कर रहे हैं यूनिट वेक्टर्स। तो सबसे पहले अगर हम फाइंड करना चाहें यूनिट वेक्टर u1 का, सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ u1, तो क्या होगा। तो सबसे पहले जो है वो हमें u1 का टेंजेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो टेंजेंट फाइंड करने के बाद हम उस टेंजेंट का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे जो कि होगा इन द डायरेक्शन ऑफ u1। तो जब हम बात कर रहे होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u1, तो बाकी दो जो हमारे पास एक्सिस होंगे u2 और u3 वो बिहेव करेंगे एज अ कांस्टेंट। ठीक हो गया। जी, तो फिर यूनिट वेक्टर जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ u1 क्या आ जाएगा कि चूँकि हमारे पास अभी हम फाइंड कर रहे हैं यूनिट वेक्टर करली r ओवर करली u1, इसका यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। तो बेसिक फार्मूला वही जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो सपोज़ करें कि करली r ओवर करली u1 का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम डोनेट करते हैं e1 कैप के साथ या फिर e कैप u1 के साथ।
ये रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर की इन द डायरेक्शन ऑफ u1 की। तो क्या हो जाएगा, करली r ओवर करली u1 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज करली r ओवर करली u1। अब अगर ये जो मैग्नीट्यूड है करली r ओवर करली u1 का, इसको अगर हम डोनेट कर दें h1 के साथ, तो ये h1 मैग्नीट्यूड इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा आपके पास E1 कैप H1 इज इक्वल टू करली r ओवर करली u1। तो ये आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ u1। तो इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम फिर फाइंड कर सकते हैं यूनिट वेक्टर in the direction of u2 and similarly in the direction of u3। तो u2 और u3 के लिए फिर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे E2 कैप H2 इज इक्वल टू करली r ओवर करली u2। इसी तरह से u3 के लिए क्या आ जाएगा, E3 कैप H3 करली r ओवर करली u3। जबकि H2 और H3 जो हैं ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं U2 और U3 के लिए। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छी से समझ आ रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।